लीजिए सुनिए डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी सोने का पींजन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस दिन मैं महारानी दुर्गावती की समाधि के सामने खड़ा खड़ा इतिहास के उन पृष्ठों में खो गया था जिन्हें इतिहास भी ठीक से लिख नहीं सका। उस इतिहास का गवाह है आधार कायस्थ, जो महाराज दलपति शाही का सचिव था और महारानी का प्रधानमंत्री, और जो अपनी गवाही देने मेरे सामने खड़ा था। आप ही बताएं कि उससे अधिक प्रमाणिक और कौन हो सकता है। आपको विश्वास न हो तो आप भी सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से देख लें। आधार कायस्थ कसी हुई धोती और तनीदार कुर्ता पहने कर्मशील एवं कलम से धनी लग रहे थे। राज्य के प्रति उनकी निष्ठा और सच कहने का उनका साहस सभी को आकर्षित कर लेते थे। उनका कहना था कि रानी दुर्गावती कालिंजर के चंदेल राजा की सुपुत्री थी, क्योंकि चंदेलों का राज्य बाद में केवल कालिंजर में ही सिमट गया था। कालिंजर के राजा का नाम कीरत सिंह था, जिसने 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी का सामना किया था। कीरत सिंह की एक कन्या भर थी, जिसका नाम था दुर्गावती। सुंदर, सुशील और वीर। आखेट का शौक था उसे, तीर का निशाना अचूक। इस कौशल का यश चारों ओर फैल गया था, जिसे सुनकर राजकुमार दलपति शाही भी आकर्षित हुए। आखेट करती हुई दुर्गावती का तीर बाघ को लगा। ठीक उसी समय जब दलपति शाही ने तीर चलाया, दोनों झगड़ने लगे। पर सच ये था कि दुर्गावती के तीर से मारा गया था, और ये सच दलपति शाही को भी स्वीकार करना पड़ा। इस विवाद में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। 1543 ईस्वी में महाराज संग्राम सिंह के निधन के बाद दलपति शाही गढ़ा राज्य के राजा हुए, पर 7 वर्ष के राज्यकाल में वे पिता की समृद्धि का ही उपयोग करते रहे, और उनके निधन के उपरांत उनके 5 वर्षीय पुत्र वीरनारायण को गद्दी मिली, जिसका संरक्षण सौंपा गया रानी दुर्गावती को। क्या दलपति शाही के कोई भाई नहीं था? मैंने सोचते हुए टोका। आधार कायस्थ बोले, एक ही भाई था, चंद्र शाही, जो सिंहासन पर बैठने के लिए आतुर भी था, लेकिन सभासदों और प्रजा में विद्रोह के कारण उसे गढ़ा से भागना पड़ा। मैं भी उसके राजा बनने के पक्ष में न था। 6-7 वर्षों में मैंने रानीजू की योग्यता और साहस की परख कर ली थी, और ये तय कर लिया था कि रानीजू ही राज्य का शासन संभालें। मेरे साथ संस्कृत के विद्वान महेश ठाकुर, केशव लोगाक्षी और अनंत दीक्षित थे। इसीलिए आपको प्रधानमंत्री का पद भेंट में दिया गया? नहीं, मैं तो पहले भी प्रधानमंत्री था। पंडित महेश ठाकुर रानी जी को पुराण सुनाया करते थे और शंकाओं का समाधान किया करते थे। वे राज्य के पुरोहित थे। केशवजू राजकवि थे, जो दरबार में कविता सुनाकर राजा को कर्तव्य का संकेत देते थे। पंडित अनंत दीक्षित ने गढ़ा के राजाओं का विवरण कविता में लिखा था। ये तो ठीक है, पर रानीजू ने ऐसा क्या किया जो उन्हें अब तक याद करते हैं? क्या राज्य में कोई सुधार? रानीजू ने चौरागढ़ को राजधानी बनाया था, क्योंकि सतपुड़ा के इस ऊंचे शिखर पर बने सुदृढ़ दुर्ग में जाने वाला रास्ता भी कठिन था। मालवा के शासक बाज बहादुर ने अपनी सेना के साथ गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया, और रानीजू ने उसे ऐसा घेरा कि उसे अपने प्राणों के लिए अकेला सारंगपुर भागना पड़ा। इस वजह से रानीजू का यश चारों ओर फैल गया। ये घटना इतिहास की धरोहर जरूर है, लेकिन जन जन में उसकी चर्चा नहीं होती। मैंने अपने गवाह के उत्तर से असंतोष प्रकट किया था। रानीजू का सबसे साहसपूर्ण काम था मुगल सम्राट अकबर को चुनौती, जिसकी कथा। ठहरो भाई, अभी ठहरो। मुझे एक ऐसी ही चुनौती की स्मृति कौंच रही है, जो अभी अभी की ताज़ी घटना है। 1970-71 की बात है। मैं झांसी जिले के गरौठा ग्राम से लौट रहा था कि बस एक गांव में रुकी, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा। एक युवक ने दौड़कर ड्राइवर को खबर दी कि रानी साहिबा आ रही हैं। ड्राइवर ने तुरंत बस रोक दी और तब तक रुकी रही जब तक रानी साहिबा ना आ गई। मैंने बस के नीचे खड़ी रानी साहिबा को कोसने के लिए ज्यों ही नजर डाली, दंग रह गया देखकर। औसत कद यानी करीब 5 फुट 2 इंच ऊंची चंपक वर्णी देह, 2 कछियाऊ रेशमी साड़ी के ऊपर घुटनों तक लटकता रेशमी कुर्ता, वक्ष को ढके रेशमी कुर्ती और उस पर लहराती रेशमी ओढ़नी, जो कभी सिर पर जाकर घूंघट बन जाती थी और कभी नीचे खिसक कर वक्ष पर लहराने लगती थी। कंधे से लटकती राइफल एक अलग समा बांधती थी। मैं ही नहीं, बस के सभी यात्रियों की आंखें उन्हीं पर गड़ी थी। पर वो बस की तरफ पीठ किए अपने कर्ता कामदारों को रोबिले स्वर में हुक्म सुनाए जा रही थीं।
जैसे बस और बस में बैठे यात्री उनके बंधक हों। मुझे लगा कि रानी साहिबा के आतंक से सभी भयभीत से हैं। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ऐसे चुप थे जैसे किसी ने उन्हें मंत्र पढ़कर कील दिया हो। सभी की चुप्पी से एक अजीब वातावरण निर्मित हो गया था, जिसे भंग करते हुए मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, मेरी झांसी वाली बस छूट जाएगी तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। ड्राइवर बोला, आप पीछे वाली बस से आ जाएं। माफ कीजिए, मैं मजबूर हूं, मुझे अपनी बस चलाना है। आप तो वर्षों में एक बार आओगे। ऐसी क्या बात है ड्राइवर? ड्राइवर कुछ कहने को था कि रानी साहिबा का वैसा ही स्वर गूंजा, चलो ड्राइवर, जहां हमारी गाड़ी दिखाई दे रोक लेना। बस चली तो मैंने रानी साहिबा के मुख को ध्यान से देखा। अचरज से बार बार देखने का मन कि उस कमल से कोमल मुख से पत्थर सी कठोर बातें कैसे निकलती हैं, कितना मोहक सम्मोहन मंत्र सा पढ़ता हुआ। आंखों में जादुई खिंचाव और होठों में मुस्कान की रेखा खेलती हुई, चेहरे से एक निराली दीप्ति आलोकित करती हुई, बड़ी द्विविधा खड़ी हो गई मन में। आखिर उस आतंक का रहस्य क्या है? क्या कोई पति या प्रेमी इस रहस्य का केंद्र है? कुछ देर तक इसी सोच में डूबता उतराता मैं बगल में बैठे रानी साहिबा के साथ जा रहे व्यक्ति से पूछ ही रहा था, भैया, रानी साहिबा के बारे में कुछ जानना चाहूं तो बता सकोगे? उतना ही जितना मैं जानता हूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ कि रानी साहिबा इतनी कोमल है पर उनके स्वरों में इतना आतंक क्यों है? बड़ी करुण कथा है भाई साहब, आपको कैसे बताऊं। रानी साहिबा के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए एक बात कहना जरूरी है कि आतंक और आक्रमण की सारी पीड़ा पीकर वे जाने क्या क्या सहती रहीं। जब सैन्य की शक्ति खत्म हो गई तब रानी साहिबा ने विवश होकर ये मार्ग अपनाया है। सैन्य की शक्ति खत्म हो गई? कैसे? वो तो सुंदरता के साथ नारी का भूषण है। मैं नहीं समझ पाया इस पहेली को। रानी साहिबा एक जागीरदार हैं। 400 बीघा खेती की भूमि और करीब इतनी ही पड़ती, जिसमें घना जंगल है और गांव वालों के लिए चरू का काम देती है। जलाऊ लकड़ियों के लिए भी छूट है। उनके पति स्वर्गीय हंस बहादुर यादव तो देवता थे। हंस जैसा स्वभाव, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। गांव वाले उनके लिए जान देने तक को तैयार रहते थे, लेकिन क्या? मैंने टोका। उत्सुकता की लक्ष्मण रेखा लांघने का मन हो आया था, पर अपने को नियंत्रित करना उचित लगा। असल में खेती की जमीन से लगी हुई ठाकुर शिवराम सिंह की जमीन थी, जिसमें वो बगिया लगाए था। हर साल बारी लगाते समय 2-4 गज बढ़वा लेता था। हमारे मालिक कुछ न बोलते थे, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते थे। लेकिन जब एक खेत पूरा जाने लगा और मुख्तियार ने उनसे सलाह की, तब ठाकुर के विरुद्ध कचहरी में मुकदमा चला। कागज सब लिखा पढ़ी के थे। मालिक मुकदमा जीत गए। पुलिस के सामने नाप जोख हुई और मालिक की हद साफ हो गई। मालिक ने तुरंत कारीगर लगवाकर पक्की हद बनवा दी। ठाकुर साहब दांत पीसते रहे, करते भी क्या, कचहरी का फैसला था। फिर तो हदबंदी के बाद किसी झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता। सो तो है, लेकिन ठाकुर साहब ने एक आदमी लगा दिया था मालिक के पीछे, जिसने 1-2 बार मालिक पर वार किए। मालिक बच गए अपने भाग्य से। फिर वे अपने आदमी के साथ हथियार लेकर चलने लगे। होता क्या है, चाहे जितना बचाव करो, होनी नहीं टलती। आखिर एक दिन संध्या समय बाजार के चौराहे में 2 गोलियां सामने से छूटी। एक मालिक की छाती में धंस गई, दूसरी आदमी की कनपटी को फोड़कर निकली। दोनों के प्राण पखेरु तुरंत उड़ गए। बाजार की सभी दुकानें बंद, सब चौक से चले गए। पुलिस आई, पर हत्यारे तो तभी भाग गए थे। व्यापारी और जनता कैसे पकड़ते उन्हें? सभी के सिर पर तलवार लटक रही थी। गवाह भी कैसे मिलते? ठाकुर साहब ने खेत के द्वारा अपमानित होने का बदला हत्या से लिया और उनका आतंक गांव भर में छा गया होगा। रानी साहिबा की विवशता और ठाकुर का दबदबा, मैंने अपना अनुमान सुना दिया था। फिर मालिक के निधन को साल भर होने के बाद ठाकुर साहब ने एक भोले भाले देहाती से सोने की 2 चूड़ियां भिजवाईं और संदेश दिया, रानी साहिबा के लिए तुच्छ भेंट स्वीकार करें। रानी साहिबा श्राद्ध के बाद मायके चली गई थी। मुख्तियार ने चूड़ियां रखकर रानी साहिबा को भेंट की खबर भेज दी और सुनार से 2 छोटी हथकड़ी बनवाकर चुपचाप अलमारी में बंद कर दी। रानी साहिबा खबर पाकर मायके से आई और मुख्तियार से आतंकी स्वर में बोली, आपने चूड़ियां किसके हुक्म से रख ली? मुख्तियार ने क्षमा मांगते हुए सोने की 2 हथकड़ी देते हुए कहा, रानी साहिबा, आप इन्हें भिजवा दीजिए। हम पहले से झगड़ा मोल नहीं लेते, लेकिन ठाकुर को हथकड़ी भेजकर चुनौती देते हैं। मालिक जब तक थे हमने कुछ नहीं कहा, अब सामने आए कैसा ठाकुर है। तभी से रानी साहिबा का स्वर बदल गया। मुझे चिंता में फंसा देखकर आधार कायस्थ ने, जो उस चुनौती की कथा के सूत्र खोजने लगा,
बोला, अकबर ने अपने कुछ गुप्तचर गढ़ा राज्य की स्थिति का पता लगाने के लिए छोड़ दिए थे। गोप महापात्र को भी इसीलिए भेजा था, परंतु मैंने उसे राज्य की ओर से भेंट देकर वापस भेज दिया था। गोप महापात्र ने अकबर से जो भी कहा हो, लेकिन अकबर ने रानी जी को लिख भेजा था, अपनी सीमा राज की अमल करो फरमान, भेजो नाग सुपेत सोई अरु अधार दीवान। क्या आप गए थे अकबरी दरबार में? हाँ, रानी जी ने भेजा था, दरबारी वातावरण का पता लगाने। मुगल बादशाह अकबर भी जानना चाहता था राज्य के हालचाल, इसलिए मैं बादशाह को सोने का करेला देकर विदा के विकास का गणित हल करना चाहता था। करेले का सीधा अर्थ था कि गढ़ा सोने की तरह समृद्ध है, करेले के ऊपरी भाग की तरह ककरीला पथरीला है और भीतरी कड़ुएपन की तरह किसी भी संघर्ष में कटु है। आपने भी व्यंग्यार्थ की कई दिशाएं खोज डाली हैं। बादशाह भी एक बार गहरे सोच में डूबा था। मेरा अनुमान सही साबित हुआ। करेला भी चुनौती का एक अंग था, जिसे अकबर ने भली भांति समझा था। इसी कारण उसने रानी दुर्गावती को चुनौती दी होगी। अकबर ने रानी जी को चरखा भेजकर ये संकेत दिया था कि नारी का काम चरखा चलाना है, राज्य करना नहीं। इस पर रानी जी ने अकबर बादशाह को सोने का पींजन भिजवाया, जिसका अर्थ था कि आपका काम रुई धुनकना है। इस भेंट से बादशाह रुष्ट हो गया था। उन्होंने कड़ा मानिकपुर के मुगल सूबेदार अब्दुल मजीद आसफ खां को फरमान जारी किया कि वो गढ़ा पर मुगलों का अधिकार करने के लिए आक्रमण करे। सम्राट की आज्ञा के पहले ही वो गुप्तचर भेजकर सोने की चिड़िया को फांसने के लिए जाल बिछा चुका था। अब तो पूरी आज़ादी मिल चुकी थी। 10,000 की जगह 50,000 सेना लेकर दमोह की तरफ बढ़ा। रानी जी के गुप्तचर उतने चतुर नहीं थे क्या? उन्हें गढ़ा राज्य की सीमा में शत्रु के घुसने के पहले ही सारी सूचनाएं पहुंचाना अनिवार्य था। आप ठीक कहते हैं, पर रानी जी और मुझे तभी खबर मिली जब शत्रु दमोह तक आ पहुंचा था। हम 500 सैनिकों के साथ सिंगौरगढ़ में थे। बड़ी कठिन घड़ी थी। रानी जी युद्ध के लिए तैयार, पर मैंने उनसे कहा कि कहाँ 50,000 और कहाँ 500। मृत्यु के मुख में जाना समझें। रानी जी आवेश में बोली, अपमानित होकर जीने से मौत लाख गुना अच्छी है। अकबर होते तो उनके सम्मान में झुकना उचित था। आसफ खां के सामने नहीं झुकूंगी। एक लुटेरा क्या समझे कि शौर्य का झुकना कायरता नहीं है। रानी जो वीरता की मूर्ति थी, साक्षात दुर्गा, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की ऊर्जा से बनी थी। सही है, गजब का साहस था रानी जू में। वे गढ़ा के जंगल में ऐसी जगह की खोज में थी जहां थोड़े से सैनिक लेकर लड़ा जा सके। उन्हें वो नरही या नरई मिल ही गई, जहां पहुंचना और फिर बाहर आना मुश्किल था। चारों तरफ से आकाश को छूती पर्वत चोटियां, सामने गौर नदी और दूसरी तरफ नर्मदा। नरई गांव को बहुत ही सकरा मार्ग था। आसफ खां की सेना आने पर दुर्गावती रानी जू ने अपने बाद में बढ़े हुए 5,000 सैनिकों से कहा, जिन्हें युद्ध में जूझना हो वे साहस से लड़ें, और जिन्हें अपने प्राण प्यारे हैं उन्हें मैं मुक्त करती हूं। अब तो लड़कर विजय प्राप्त करना या जूझ कर स्वर्ग पाना है। घाटी की लड़ाई दूसरे ढंग की होती है। इसीलिए रानी ने एक टुकड़ी घाटी के मुख में लगा रखी थी और बाकी सैनिक घाटी के दोनों ओर छिपा दिए थे। आगे की टुकड़ी युद्ध में जूझ गई और उसका नायक अर्जुन दास बैस मारा गया। जैसे ही शत्रु घाटी में घुसा, दोनों तरफ के सैनिकों के घातक हमले से नष्ट हो गया। रानी की विजय हुई। क्या आसफ खां मारा गया या बंदी बना लिया गया? मैंने सारी उत्सुकता बटोर कर पूछा था, लेकिन उत्तर मिला, आसफ खां अपने खास सिरदारों के साथ भाग गया। मैंने कहा, काश घाटी के मुख से एक टुकड़ी शत्रु के पीछे आकर हमला करती और आसफ खां कैद हो जाता, तो रानी की जीत यादगार बनकर इतिहास में दर्ज हो जाती। अधार कायस्थ ने दुख भरी आह छोड़कर कहा, सो तो है, पर भाग्य को कौन बदल सकता है। इतना जरूर है कि रानी जू की सूझबूझ पैनी थी। उन्होंने कहा था कि अभी रात को ही आसफ खां पर आक्रमण कर दिया जाए, क्योंकि सवेरे उसके तोप खाने से जीतना बहुत कठिन पड़ेगा। रानी जू की बात ना तो बुजुर्गों और सेनापति ने मानी और न योद्धा तैयार हुए, शायद इसलिए कि रात में जंगल की यात्रा भी कठिन थी। फिर क्या निश्चय हुआ? क्या होना था? सवेरे से आसफ खां अपना तोपखाना लेकर आ गया। घाटी की व्यूह रचना कर उसने सभी ओर से सैनिक उतारे। रानी जी की सेना पहले से भी कम थी, तैयार हुई अपना शौर्य दिखाने। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार हुई। वीर शाही, शम्स खां मियाना, मुबारक, बिलूच, अफगान सरदार सभी युद्ध में वीरता से युद्ध करने लगे। वीर शाही ने 3 बार आक्रमणकारियों को खदेड़ा, पर वो घायल हो गया। उसे सुरक्षित जगह पहुंचा रानी जू अगुवाई करने लगी।
लेकिन दूसरे सरदार? रानीजू का जोश उफान पर था और सैनिकों की संख्या और निष्ठा में कमी थी। इस कारण वे आगे बढ़ीं। सरमन तीव्र गति वाला परंतु ऊंचा हाथी था, इसलिए एक तीर रानीजू की कनपटी पर लगा। रानी ने तीर निकाला, पर उसकी अनी घाव में ही रह गई। दूसरा तीर गर्दन में लगा, जिसे रानी ने निकाल फेंका। रानी मूर्छित हो गई। तो क्या युद्ध रुक गया? युद्ध क्यों रुकता? पुराना युग नहीं था, शत्रु बढ़ता आ रहा था। रानी को जब होश आया, उन्होंने महावत से कहा, अब मेरी हार निश्चित है, तो मुझे इस तेज कटार से खत्म कर दो, ताकि दुश्मन के हाथ न पड़ जाऊं। महावत बोला, मेरे हाथ अपनी रानीजू पर नहीं उठेंगे, मुझे क्षमा करें, मैं आपको युद्ध भूमि से बाहर ले जा सकता हूं। रानीजू की कटार उन्हीं के हाथों वक्ष में धंस गई। एक क्षण में रानी का बलिदान। मैं रानीजू के बलिदान को प्रणाम कर रहा था कि अधार कायस्थ ये कहकर अदृश्य हो गए कि रानीजू का निधन सरमन हाथी न सह सका और वो आंखों से जलधार बहाता वहीं ऐसा गिरा कि संसार से विदा हो गया। मैं हाथी के बलिदान को भरी भरी आंखों से देख रहा था कि मुझे उन रानी साहिबा की स्मृति झकझोर गई। 2 साल बाद मैं जब रानी साहिबा की खोज में उस गांव में गया, तो मुझे याद है कि गांव भर मरघटी शांति में डूबा हुआ था। उस गढ़ीनुमा घर के सामने मुख्तियार और कुछ आदमी बैठे थे। मैंने मुख्तियार से पूछा, रानी साहिबा से मिल सकता हूं? रानी साहिबा स्वर्ग से धार गई। कब? मैं चिल्ला पड़ा था। लगभग 1 माह हो गया होगा प्रोफेसर साहब। आपसे मेरी भेंट बस में हुई थी। मैंने रानी साहिबा से आपका परिचय दिया था। वे भी आपसे मिलने को उत्सुक थीं। आप बैठिए ना प्रोफेसर साहब। मैं उसी मुख्तियार से सटकर बैठ गया। उससे पूछने लगा, कैसे हुआ मर्डर? मैं जानता हूं कि रानी साहिबा की मृत्यु रहस्य भरी ही होगी। जब ठाकुर साहब को सोने की हथकड़ी मिली, तभी से उन्होंने रानी साहिबा की हत्या के लिए आदमी लगा दिए थे। एक बार उन आदमियों ने एक पहाड़ी के नीचे रानी साहिबा की कार रोककर गोली चलाई। हम लोग 4-5 आदमी थे और 4-5 भरी हुई राइफलें। उसकी गोली चूकने पर वो मोटरसाइकिल से भागा, पर हम लोगों ने उसे दबोच लिया। पुलिस कोतवाली में हत्या की कोशिश की रपट लिखवा दी और कार की बॉडी से गोली निकलवाकर कोर्ट में पेश कर दी। उसे 10 साल का कठोर कारावास हो गया। लेकिन इससे ठाकुर साहब को क्या? दूसरा आदमी कर लेंगे। ठाकुर साहब को भी जेल भिजवा दिया मालिक के मर्डर केस में। वहां मुख्तार साहब, अब मान गए आपको? उसमें मेरा कुछ नहीं था। रानी साहिबा वकालत पढ़ी थी, उन्हीं की सूझबूझ से वकीलों ने केस लड़ा था। फिर रानी साहिबा का मर्डर? मैंने पूछा। क्या बताएं प्रोफेसर साहब, होनी को कोई नहीं टाल सकता। उस दिन ड्राइवर नहीं था और रानी साहिबा को जाना था। मैंने बहुत रोका, पर उनकी जिद के मारे मेरी एक न चली। मैंने 3-4 हथियारबंद आदमी भी बैठा दिए। रानी साहिबा बोली कि अब कोई खतरा नहीं है। वे गाड़ी चलाने लगीं। यहां से 15-20 किलोमीटर पर एक मोटरसाइकिल रानी साहिबा के बगल से निकली और उसके पीछे बैठे सवार ने 2-3 फायर एक साथ कर दिए। एक गोली कनपटी पर, एक वक्ष को चीरकर और एक गर्दन पर चली। रानी साहिबा का साहस कि उन्होंने गाड़ी से उनका 2 किलोमीटर पीछा किया, पर वे राजमार्ग छोड़ जंगल की पगडंडी पर चले गए। रानी साहिबा ने कार रोकी, पर वे उठ न सके। वे संसार छोड़ गईं और एक 10 वर्षीय पुत्र तथा 12 वर्षीय कन्या हमारे भरोसे कर गई। मुख्तियार क्या, सभी की आंखें नम थीं। मैंने पूछा, रानी साहिबा का नाम क्या था? दुर्गा देवी यादव। और मैं सोच रहा था कि रानी दुर्गावती और दुर्गा देवी साक्षात साहस और शौर्य की देवी थीं। कितनी समानता थी उनमें। ऐसा लग रहा था कि जैसे इतिहास एक बार फिर जीवित हो गया हो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी सोने की पींजन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।